आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, कुशल मंगल है। किन शहरों से आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं? शहर का नाम कमेंट करिए, शहर, गांव, जिला, जो भी। किन शहरों से हैं आप? जयपुर, कोटा, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, कानपुर, अलवर, कलकत्ता। कवि जी आप बगल में हो हमारे, गुरुग्राम में ही हो, गुड। पटना, ऑलराइट। सोनीपत, कोलकाता। ओके, वेरी गुड। That's how online class is good in this format कि कहीं से भी आप जुड़ सकते हो, राइट? नो बाउंडेशंस। हाँ जी। सो एनीवे, लेट अस स्टार्ट द क्लास। और कितने कितने क्वेश्चंस हुए थे कल? 30+ जा चुके थे हम लोग शायद ना, कुछ। आई थिंक ये हो गया था। यहाँ से हमें करना है, ठीक है। 35 से करना है, नहीं ये हो गया था। आई थिंक 32 34 भी कर लिया था हमने। 34 भी हो गया था, 35 से करना है, राइट? अच्छा, मेरी राइटिंग आज भी खराब रहेगी, मुझे माफ करिएगा। सो देयर इज सम इशू इन द सिस्टम एंड इट्स नॉट वर्किंग। सो राइटिंग खराब रहेगी। राइटिंग अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, तब सही होगी, ठीक है। मंडे तक सही होगी। एनीवे, सो 35th क्वेश्चन है, एसी आपको सीबी के बराबर दिया है। ये आपका एसी है, ये आपका सीबी है। एसी और सीबी क्या है? इक्वल है, बराबर है। एबी की वैल्यू खतरनाक से दी हुई है। आपको ये निकालना है कि जो एरिया होगा ट्राइंगल एबीसी का वो कितना होगा। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो जरा इस सवाल को थोड़ा सा सोचिए और कैसे निकल सकता है एरिया इस त्रिभुज यानी ट्राइंगल का, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर मुझे त्रिभुज का एरिया निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का एरिया अगर मुझे निकालना है तो कैसे फिगर आउट करेंगे? देखो, ये अगर 4 है तो बेसिकली ये भी 4 है कि नहीं है? क्योंकि आपको दिया हुआ है ना कि AC हमारा CB के बराबर है, विच इज इक्वल टू 4 सवाल में लिखा हुआ है। तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है कि नहीं पता है? सही है यस और नो? हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है। तो अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो एक तरीका तो है कि भाई हेरॉन्स फॉर्मूला लगाएं और हेरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया निकाल लें। हेरॉन्स यहां थोड़ा सा कठिन जरूर है लगाना, तो अल्टरनेटिव खोजते हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो समथिंग इजी में भी पॉसिबल। और वो समथिंग इजी क्या है कि आप यहां से ना एक परपेंडिकुलर डाल दो, और अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, लेट से आपने परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप किया, आपको अल्टीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, ये मीडियन भी होता है, बाइसेक्ट करता है इसको। तो अगर मैं इसको AM बोलूंगा तो आपको पता है कि जो AM है और ये जो MB है ये आपस में इक्वल हो जाता है, AM और MB बराबर हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि इसका मतलब अगर मुझे CM की वैल्यू निकालना हो, जो कि CM इज इक्वल टू हाइट, अगर मैं इसको हाइट की नाम दूं तो ये हाइट है, ऊंचाई है मेरी, तो CM अगर हमारा H के बराबर है तो मैं कहूंगा ये वैल्यू कितनी है? ये है 4 चौके 16, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस, ये वैल्यू इतनी ली जाएगी, √2 इंटू √3 -1। तो अगर √2 इंटू √3 -1 करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बनेगा, और √3 - 1 का जो होल स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 4 - 2√3 बना। यस, इसको आप इस प्रकार से पहले लिखें। जब आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो आप आगे क्या कहेंगे? आप आगे कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये 16 - 8 बनेगी 8 प्लस 4√3 बन जाएगा। यहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा? ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। यस, अब इसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है, आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो 8 है, यहाँ जो आपने 4√3 लिखा है उसमें 2 आप बाहर छोड़ दीजिए, और 2 को अगर अंदर ले जाएंगे तो 4 अंदर जाएगा और 4 तियां 12 बनेगा। और अगर ये वैल्यू 12 बनेगी तो मैं कहूंगा कि ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 2 है। तो आपको एक चीज तो मिल जाएगी कि भाई देखो, ये स्क्वायर रूट जो है H की वैल्यू वो √6 प्लस √2 के बराबर है। अगर मैं √2 कॉमन ले लूं यहां से तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि ये √3 + 1 के बराबर है। यस और नो? हाँ या नहीं?
क्या हाइट की वैल्यू मैंने इसके बराबर लिखी, आपको समझ में आ रहा है कि हाइट इसके बराबर होगा। तो जब मुझे हाइट मिल गई है, जब मुझे हाइट मिल गई यहां पर, तो हाइट मिलने के बाद अब मैं क्या करूं, अब तो एरिया लिखने में ज्यादा कुछ समय बचा, मतलब दिक्कत होगी नहीं। आप कहोगे त्रिभुज का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस किसके बराबर है आपका, यही 2√2 इंटू √3 - 1, तो 2√2 इंटू √3 - 1 है, इंटू, एक मिनट, 2√2। अब थोड़ा सा यहाँ कलम मेरी चल नहीं रही है इतने अच्छे से, आपको पता ही है, तो समय भी बचाते हैं। देखो इस √2 का गुणा इस √2 से होगा तो 2 मिलेगा, तो मैं उसको सीधे 2 लिखूंगा। √2 इंटू √2 2 हो गया, हाइट से गुणा करना है ना, इंटू ये जो √3 - 1 है, इस √3 + 1 से गुणा होगा, ये भी 2 मिलेगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 8/2 यानी इक्वल टू 4। तो इसका जो आंसर है वो है 4। ठीक है, समझे कि नहीं? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कुछ लोग कह रहे हैं इसमें सर्कल का रेडियस कैसे निकालेंगे। सर्कम रेडियस का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको सर्कम रेडियस निकालने का मन कर रहा है तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तुम बताओ। ABC/4 डेल्टा, ABC/4 डेल्टा। एरिया तुम्हें पता चल गया है, ABC का प्रोडक्ट निकालो, एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपको रेडियस भी प्राप्त हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? यस, ABC/4 डेल्टा आपकी वैल्यू यहां से बिना किसी समस्या के आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो वो कर लीजिए। तो ये सवाल था, अच्छा सवाल था, अच्छा प्रश्न था। 36वां प्रश्न देखिए जरा। एक त्रिभुज ABC है और ये दिया हुआ है कि AB 16 है, AC 30 है, BC 34 है। पॉइंट डी और ई मिड पॉइंट है AB और BC के, और जो F पॉइंट है वो BC पर इस तरीके से है कि BF और FC का रेशियो 3:4 है। आपको DEF का एरिया बताना है। तो जरा एक काम करते हैं, पहले ट्राइंगल बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ दिस ट्राइंगल। तो हमने कहा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है A, यहाँ मैंने कहा ये ट्राइंगल है B, ये ट्राइंगल है C, ABC हो गया। AB हमारा 16 है, यहाँ 16 लिखिए। BC हमारा 34 है, इसको 34 लिखिए। और जो CA है वो 30 दिया है, इसको 30 लिख लो। ठीक है। D और E मिड पॉइंट है AB और BC के, AB और AC के। तो इस मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट भी मुझे क्लियर हो जाए कि ये B है, सॉरी ये D है और E है। तो दिस पॉइंट इज D और यहां पर आपका है E। ठीक है। कौन कह रहा है राइट एंगल है? हाँ मैं आ रहा हूं उस पॉइंट, परेशान ना हो। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं अगर आप देखेंगे तो ये है 8, 15, 17, और 8, 15, 17 एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर साइड रेशियो देखें तो 16, 30, 34 भी होगा, और 16, 30, 34 भी अगर राइट एंगल होगा तो यहाँ पर आपका ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। मुझे एडिशनल जानकारी आपके पास है इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि 8 ये मिड पॉइंट है तो ये 15 होगा, और ये हाफ ऑफ बेस होता है तो 17। अब यहाँ से भी समझ जाएंगे कि राइट एंगल होना ही चाहिए था। बी एंगल राइट एंगल क्यों होगा? ए एंगल राइट एंगल है, BC हाइपोटेनस है, राइट। सबसे बड़ी भुजा BC हाइपोटेनस के बराबर है, तो AB और AC परपेंडिकुलर साइड्स होंगे। एनीवे, एक पॉइंट F है जो BC पर है इस तरीके से कि BF और FC का रेशियो 3:4 है। ये जो F पॉइंट है हमें DEF का एरिया निकालना है। ये F पॉइंट मैंने यहां डाल दिया। यहां पर बोल रहा है कि इसका और इसका जो एरिया बनने वाला है ये 3:4 ऐसे बना देते हैं। अब एक बहुत मजेदार चीज है जो आपको यहां पर समझनी है सभी को। एक पॉइंट मैं पूछ रहा हूं आप सभी से कि जो ये DECB है, DECB का एरिया अगर मैं लिखता हूं कि ये 3/4 ABC का एरिया है तो किसी को कोई तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ऊपर वाला एरिया 1 यूनिट है, नीचे वाला टोटल 3 यूनिट होगा। सिमिलर ट्रायंगल से भी आपको पता है कि छोटे वाले ट्रायंगल का टॉप में जो सिमिलैरिटी है उससे 1:4 बनेगा। तो ये जो पोर्शन है DECB जो कि एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया ABC का 3/4 होगा। क्लियर है कि नहीं? अब ABC का एरिया है कितना? ABC का जो एरिया है वो 30 × 16/2 है, यानी 16 × 15 है, यानी 240 है। तो ABC का एरिया अगर 240 है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? अगर आप इसको 240 रखें, 240 रख दें, तो ये 4 छक्के 24, 6 18 यानी 180 बनेगा। तो ये वैल्यू हमारी 180 के बराबर हो गई DECB का एरिया। अब एक चीज देखना, यहां 3 ट्राइंगल हैं, तीनों ट्राइंगल्स को बहुत गौर से देखिएगा। लुक एट देम वेरी 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 केयरफुली।
ये जो तीनों ट्राइंगल्स हैं, ये तीनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, और अगर ये सेम पैरेलल लाइंस के बेस पर बने हैं तो आपको एक चीज समझनी है सभी को, कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने त्रिभुजों का जो एरिया होता है वो उनके बेस रेशियो में होता है। एक और चीज, ये अगर 3:4 है पॉइंट, तो टोटल 7 यूनिट हुआ, तो ये 7 का आधा उसके टर्म में अगर मुझे लिखना हो तो ये 3.5 यूनिट है रेशियो टर्म्स में। तो आप अगर 3 ट्राइंगल का नाम दे दें कि भैया ये T1 है, ये T2 है और ये हमारा T3 है, तो इनके एरिया रेशियो होंगे 3 रेशियो 3.5 रेशियो 4। 3, 3.5 और 4 का टोटल बताओ कितना होगा? 3/4 नहीं होगा, थर्ड साइड का तो मिड पॉइंट नहीं है। किसने बोला कि थर्ड साइड का मिड पॉइंट होता है तब 3/4 होता है? कि भी साहब, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो ये 1/4 हो गया, तो बाकी 3/4 बचा ना। आपको मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं ये तीनों अलग अलग 1-1 यूनिट है। जब ये मिड पॉइंट होता है ना तो ये सारे 1-1 हो जाते हैं। 4 ट्राइंगल्स बनते हैं, चारों का एरिया 1-1-1 होता है, 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनते हैं। यहां मैं वो बात बोल ही नहीं रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं ऊपर अगर मिड पॉइंट है तो ऊपर वाले का एरिया 1/4 हो गया, तो नीचे वाले का 3/4 हो गया। आप कंफ्यूज हो रहे हो इधर उधर फालतू में। 180। सो नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग कि जो T1 T2 T3 हैं, इनका एरिया रेशियो क्या लिखा मैंने, आप बताओ। ये आप लिखिए और आप कहिए ये है 6 रेशियो 3.5 को सब 2 से गुणा कर लेते हैं ना, 6, 7, 8। तो ये हो गया आपका एक तरह से 21 यूनिट टोटल, और ये तीनों मिला के बना रहे हैं DECB। तो ये 21 यूनिट तुम्हारा 180 के बराबर हो गया। आपको इस 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा। तो जो 7 यूनिट की वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 यानी 60। आंसर हो गया आपका बी आंसर। तो अच्छा सवाल है ये, कि यहां वो कॉन्सेप्ट कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनका जो एरिया रेशियो होता है उनके बेस रेशियो में होता है, और वहां से आप आसानी से ये चीज निकाल पाएंगे कि भैया मेरा जो उत्तर है वो बी है, क्योंकि टोटल 180 है, उसको फिर मैंने रेशियो में, सही रेशियो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 37वां प्रश्न। काफी खतरनाक सा डायग्राम दिख रहा है, पर घबराना नहीं है, देखना है क्या है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है जिसके सारे वर्टिसेस लाई कर रहे हैं सर्कल C1 पे। एक C1 सर्कल पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया आपने एबीसी। फिर एक C2 सर्कल बनाया having 3 equidistant point PQR is the inner circle of triangle ABC. Radius of C1 is given. Ratio of area of triangle ABC to triangle PQR. Very simple question actually. How to understand it? It can be understood very easily. एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहां एक सर्कल C1 है, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। फिर एक सर्कल C2 है, उसके अंदर भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि PQR अगर इक्विडिस्टेंट हो गए, ध्यान से देखिए, अगर किसी सर्कल में आप 3 बिंदुओं को ले लें जो इक्विडिस्टेंट हैं, इनकी दूरियां आपस में बराबर है, यानी आप सर्कमफ्रेंस को क्या करोगे, 3 बराबर टुकड़ों में काट दोगे। और अगर सर्कमफ्रेंस को आप 3 बराबर टुकड़ों में काटोगे और इसको ज्वाइन करोगे ना, देन आपको हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा। तो जो PQR ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल है। अब जरा सिमेट्री समझो इस सवाल में, और कैसे बड़ी सरलता से सवाल हो जाएगा। आपसे मैं एक बात पूछूं, सर्कल और सर्कल क्या सिमिलर फिगर्स होते हैं? बोलो हाँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर फिगर होते हैं, हाँ। और चूंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया गया है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बनाया गया है, तो अगर मैं कह दूं, मान लिया आपसे कि C2 का रेडियस C1 के रेडियस का आधा है, अगर मैं कह दूं, तो आप ये गारंटी के साथ बोल दोगे कि PQR की भुजा ABC की भुजा का आधा होगा, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी। क्योंकि एक सर्कल के अंदर आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल किस पे डिपेंडेंट है? सर्कल पे। अगर तुमने सर्कल का रेडियस आधा किया, विजुलाइज करो, सर्कल का रेडियस अगर आधा होगा तो छोटे वाले सर्कल के अंदर के इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी आधा होगा, मतलब वो भी साइड आधा होगा, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी। क्योंकि दोनों अगर आप देखो, सर्कल के भीतर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल के भीतर इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मामला हमें C1 और C2 को रिलेट करने का है। C1 और C2 बड़ी आसानी से रिलेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि C1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का परिवृत्त है, सर्कम सर्कल है, और C2 क्या है? इन सर्कल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सर्कम सर्कल और इन सर्कल का जो अनुपात होता है ना, ये 2:1 का होता है।
राइट, a/√3 और a/√3 अगर आपको याद हो, दिस इज जस्ट रेशियो टू रेशियो। तो क्लियर हो गया ना कि अगर एरिया रेशियो आप मुझसे पूछ रहे हो बाहर का अंदर से, एबीसी का पीक्यूआर से अगर आप एरिया रेशियो पूछोगे तो वो 4:1 बनने वाला है, क्योंकि अगर रेडियस रेशियो 2:1 है तो साइड रेशियो भी क्या बनेगा, 2:1 बनेगा, एरिया रेशियो 4:1 बनेगा। आंसर हो गया मेरा बी, एंड देयरफॉर बी इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर। कितने लोगों को मेरी बात पकड़ में आ गई है? आगे पकड़ में, सो इजी, मुझे सवाल पेन भी नहीं उठाना है, राइट। 38वां सवाल, जो डायमीटर होता है उसका 3 टाइम्स ही ना पाई होता है। ये सब कहां से पढ़ रहे हो गब्बर आप, कि डायमीटर का 3 गुना पाई होता है? कौन सा यूट्यूब चैनल लगा लिए तुम? ये चीज तो कोई भी गलत नहीं पढ़ाता होगा गब्बर, होली भी बीत गई है, दिमाग सही करो अपना। ऐसा मत बोलो यार। और जब कुछ ऐसे खुराफाती सवाल आए तो यार खुद से भी कुछ काउंटर कर लिया करो। मान लिया मैं बोलूं कि मेरे सर्कल का रेडियस 3 किलोमीटर है, तो तुम कहोगे पाई की वैल्यू हो गई डायमीटर यानी 6 किलोमीटर इंटू 3 यानी 18 किलोमीटर। अरे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 18 किलोमीटर हो गई। कैसी बातें कर रहे हो, बेकी बेकी बातें। Getting a nonsense query is not bad, but you should counter yourself with some examples, right? You should not ask these questions immediately. थोड़ा खुद को भी डेटा से काउंटर करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं PQR, पहले सवाल फोकस करो सब लोग। PQR, ये ट्रायंगल PQR है, इसमें एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हम लेंगे Q का, R का ये I पे काटेंगे, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ ऐसा खेल हो रहा है। ये I है, एक्सटर्नल बाइसेक्टर अगर हमने लिया तो ये 90 - p/2 बन जाएगा, ये भी आपको पता होगा, है ना, एक सेंटर होता है 90 - p/2। चलो भैया लिख दिया। आगे QIR 75 डिग्री है, तो यहाँ से P कितना आ गया, 30 डिग्री। P अगर 30 डिग्री होगा, ये 30 होगा, तभी वो 75 बनेगा, तो P हमारा 30 हो गया। लेंथ ऑफ साइड PR, PR कितना है 7, QR क्या है 12, एंगल Q क्या है 60 डिग्री, और अच्छा ये 60 ये 30 से 90 हो गया भाई, वाह वाह वाह, तो 90 हो गया, क्योंकि ये 60 और 30 हो गया तो 90 हो गया। एरिया कितना निकलेगा इसका, हाफ इंटू 7 इंटू 12, तो 12 7 84/2 कितना हो गया 42, बी ऑप्शन, ठीक है 42। अगला सवाल देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, उसको हमने 3 सेक्शंस बराबर बराबर हाइट के काट दिए जो पैरेलल साइड्स डी और एफजी हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल द सेक्शन। इंडीड अ गुड क्वेश्चन। हर सेक्शन का पेरीमीटर निकालना है, तो ऐसा 3 बराबर टुकड़े हाइट बराबर में काटना है तुमको। अब कैसे करना है मैं बताता हूँ। हर पोर्शन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, जैसे यहाँ पर आप मान लो कि ये भुजा 1 है, तो ये 1 1 1 वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये 60 और ये 60, जब ये दोनों 60 तो तीसरा अपने आप 60 हो जाएगा। अगर आपने हाइट बराबर रखी है तो यहाँ वाला बेस यहाँ वाले बेस का दुगना होगा, तो आप कहोगे यहाँ सारी कहानी हो जाएगी 2 2 2 की, तो ये एक एक और जुड़ जाएगा। यहाँ आप कहोगे ये अगर 1 है तो ये 3 बनेगा, बिकॉज ऑफ हाइट रेशियो 3 बनेगा, तो ये 3 3 3 हो जाएगा, तो ये 1 1 1 हो गया। अब पहले का जो ADE है, जिसका नाम इन्होंने बोला A, यहाँ है आपका B C D E F G, तो ADE जो है ना उसका परिमाप कितना है, आप कहोगे 3 यूनिट। फिर DEFG का परिमाप कितना है, आप कहोगे 5 यूनिट। इसका परिमाप कितना है, 3 2 5 2 7 यूनिट, तो 3 5 7 आंसर हो गया आपका। यस और नो,
क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, सो दैट्स योर आंसर 357। 40वां सवाल देखो, कह रहा है दो साइड से एक प्लॉट के हैं, वो 64 और 48 मीटर के हैं, 90 डिग्री पे हैं। द अदर टू साइड्स मेजर 50 मीटर्स एंड द अदर 3 एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। एक ही एंगल राइट एंगल है, बाकी कोई एंगल का राइट एंगल नहीं। इस प्लॉट का एरिया बता दो, क्या होगा? अच्छा सवाल है, गुड 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 क्वेश्चन। कैसे निकालोगे इसका एरिया? चतुर्भुज तो ये है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज होगा ही। ये 90 डिग्री भी है, तो आप क्या करोगे इसके लिए? इसके लिए बस काम ये करना है कि इस ए और सी को सीधा ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद आप हो गए 12 चौके 48 है, ये 12 नहीं सॉरी 16 3 48 है, 16 चौके 64 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 पंचे 80, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 16 चौके 64, 16 3 48, 16 पंचे 80। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है पहले, तो वो है हाफ इंटू 64 इंटू 48, तो ये लिखा मैंने हाफ इंटू 64 इंटू 48, माइनस इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया में माइनस करना पड़ेगा। इसका एरिया भी सरलता से निकलेगा, इससे परपेंडिकुलर डालो 50 50, तो ये 40 बनेगा, और अगर ये 40 बना तो 50 40 से ये 30 बन जाएगा, 3 4 5। इसका एरिया आप लिख सकते हैं बेस 80 इंटू हाइट 30, और यहां पर आपका 1/2 आ गया। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये बनेगा 2 इंटू 24, और ये बनेगा 2 इंटू 40, तो ये हो गया माइनस में 1200, और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 चौका 96 हो गया, हासिलाई 9, और 24 छक्का कितना हो गया 144, और 9 हो गया 153, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 336। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो वो लाइन जोड़ के ऐसे एरिया निकाला गया। ठीक है, हाँ जी, ये बच्चा पूछ रहा है कि ये कहाँ से डाउनलोड करें। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? ये तो लग रहा है कोई भाई डाउनलोड करके प्रिंट वगैरह निकलवाया लड़का। ये फोटो कहाँ से पाए तुम? हाँ बताओ, तो बताते हैं कहाँ से डाउनलोड होगा। मतलब तुम लोग लिंक सेव नहीं करते हो, मैंने सेव करके रखा हुआ है। कब पूछ बैठो, भरोसा नहीं है। हाँ जी, नहीं बुक का जेरॉक्स नहीं है, ये क्लास पीडीएफ का है। सेव कर लो यार पीडीएफ का लिंक। नहीं स्क्रीनशॉट थोड़े ना है, ये साफ साफ दिख रहा है किसी ने बढ़िया चादर पे प्रिंट निकाल के, वो देखो एक कोने में क्या दिख रहा है यहाँ तुमको, ये बढ़िया स्टेपलर लगाया हुआ है, ये है ना, ये स्टेपलर देख रहे हो, ये मस्त स्टेपलर लगा के जो है रखा हुआ प्रिंट आउट है ये। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 41। लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 8 9 10, फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। सो मीडियंस की लेंथ अगर दी हो, ऑलराइट, तो 4/3 इंटू जो भी मीडियन की लेंथ होती है उनके स्क्वायर का सम भुजाओं का स्क्वायर का सम होता है। ये आपको मैंने ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है, राइट। एरिया में भी बताया हुआ है ये चीज कि मीडियन से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसका 4/3 कर लो, तो आपको एरिया मिल जाता है ट्रायंगल का। याद है कहानी? ये करना है तुमको यहाँ पर 4/3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर,
अच्छा, आपके साथ के बच्चे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हैं कि नहीं? क्या चल रहा है ऑफलाइन में? ऑफलाइन की दुनिया में क्या चल रहा है? आप लोग ज्यादा कनेक्टेड हो बच्चों से, या सब ऑनलाइन में रहते हैं? 84, 81। बिकॉज कोविड ने ना ऑफलाइन को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स यार जो ऑफलाइन में मतलब दे वर गुड इन ऑफलाइन, बट उस समय ऐसा हुआ पूरा कि सो मेरी बात होती रहती है कुछ कुछ लोगों से बीच बीच में, तो कुछ लोगों ने तो पूरी लाइन ही चेंज कर ली अपनी, राइट? बिल्कुल, बिकॉज so a sudden change is sometimes not so good as it looks. So we are the beneficiaries by the way, क्योंकि हम लोग शुरू से ऑनलाइन ही रहे, तो हमारे लिए वो ट्रांजिशन कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, बल्कि हमें ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन मिले, बट you know for some people it was not good. 980/3 C option। यहाँ तो है ही नहीं फॉर इंग्लिश मीडियम है। तिशा जी कहाँ हो आप, किस शहर में? आई थिंक ऑफलाइन इसलिए भी सफर कर गया बिकॉज आफ्टर ऑनलाइन डेवलप द क्वालिटी ऑफ द टीचिंग went very high, right? So everyone got access to the online teachers who were some were delivering much better content. तो वो भी एक रीजन था कि now people just want to learn from them. So अभी आपका ऑफलाइन नहीं, मैं ऑफलाइन पढ़ा, मैंने शुरू से नहीं पढ़ाया, नेवर, ठीक है? बट हाँ, भविष्य में कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन बैच जरूर पढ़ाऊंगा, जस्ट फॉर फन। थोड़ा कंप्यूटर के सामने बहुत पढ़ा लिया है, कुछ रियल बच्चों को भी पढ़ाया जाए। ऑनलाइन चलता रहेगा, बट कभी ना कभी ऑफलाइन जरूर आएंगे फॉर फ्यू बैचेस, जस्ट फॉर फन। हाँ जी, पटना नहीं आऊंगा मैं ठीक। मैं पटना जाने वाला था सेमिनार के लिए, मेरे पास एक टीचर की कॉल आई वहां से कि सर बहुत खतरनाक जगह है, इन द पॉजिटिव सेंस। बोले सर बच्चे यहाँ पर टीचर को लेके इतना ज्यादा उत्साहित रहते हैं ना कि थोड़ा सिक्योरिटी लेके आना। मैंने कहा क्यों डरा रहे हो सर? कह रहे सर यहाँ बच्चे सिक्योरिटी लेके आइएगा, जब भी आइएगा बात मान लीजिए। अरे यार, मैंने कहा भाई हाँ बच्चे बहुत प्यारे हैं, उसी सेंस में उन्होंने बोला कि हाँ बच्चे बहुत प्यारे हैं और आप थोड़ा सा सिक्योरिटी लेके आइएगा। मैं कहीं कभी आज तक सिक्योरिटी लेके नहीं गया, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा था कि इसका मतलब PQR में राइट एंगल है Q पर और पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। लाइन सेगमेंट जो QS है वो परपेंडिकुलर है PR के। इसका लेंथ 12 है QS का ना। PQ QR से बड़ा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ PQS टू RQS? So what is known from this data? Very interesting data. Can you figure out इस केस में क्या करना है आगे? तो दो इक्वेशन तो देखो साफ साफ बन जाएंगे, बट सवाल दो इक्वेशन बनाने का नहीं है, बिकॉज दो इक्वेशन बना के सवाल को नहीं करना है। हाँ जी, जरा एक काम करो, मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं 5, 12, 13 ट्रायंगल सोचूं तो इसका टोटल 30 होता है क्या बन जाएगा? नहीं, ये तो है नहीं है, बिकॉज यहाँ वो 12 नहीं आएगी जो लेंथ हमें चाहिए ना। QS विल नॉट बी 12, तो ये ट्रायंगल तो नहीं है। वरना मैं सोच रहा था इसका डबल कर दूंगा, बात बन जाएगी, मतलब 10, 24 और 26 पे बात नहीं बनेगी। कोई और ट्रायंगल सोचिए।
एनीथिंग एल्स जहां आपको 60 मिल जाए पेरीमीटर? ओके 3 4 5 से डिराइव कर सकते हो। 3 4 5 में 12 बनेगा, 60 बना सकते हैं उसको 5 गुना करके। क्या ये 12 आ जाएगा? 2.4 into 5 यस। सो ये 3 4 5 है, उसका डेरिवेटिव यूज किया गया यहाँ पर कि अगर मैं 3 4 5 लेता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो 3 4 5 के केस में ना जो ये हाइट बनती है h ये वाली QS वाली, ये आपकी बनेगी 4/12/5 जो कि 2.4 है। अब इसका जो परिमाप है ये 12 है। मजेदार बात यह है कि जैसे आप इसको 5 गुना करोगे ये 60 बनेगा, नेचुरली हाइट भी 5 गुना हो जाएगी बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये 12 बन गई, तो यही ट्राइंगल है आपकी, सेम ट्राइंगल। अगर यही ट्राइंगल है तो अब हमें PQS का एरिया RQS से रेशियो निकालना है। PQS और RQS कैसे निकालें? आपको क्या अब इतनी मुश्किल बात नहीं है सर, क्योंकि PQ अगर QR से बड़ा है तो इसको मुझे 4 लिखना पड़ेगा, इसको मुझे 3 लिखना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है कि नहीं, कि अगर ये 4 और 3 होता है तो इन दोनों का जो बेस रेशियो होता है ना 9:16 होता है। याद है बात किसी को? कि अगर ये 3:4 होता है तो ये A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर इनका बेस रेशियो होता है। उसी से आंसर आ गया कि आपका जो एरिया रेशियो बनेगा, क्योंकि क्यू को अगर आप शीर्ष मान लें तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है 9:16 में डिवाइड होगा। तो हमें PQS रेशियो QRS लेना है, तो 16:9 बन गया D। तो थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया ना उधर, मुझे लगा आप लोग उधर बैठे हो, तो 9 और 16 उधर से सीधा दिखेगा। हाँ जी 16:9 आपकी वैल्यू बन गई बिकॉज ऑफ द बेस रेशियो। ठीक 12 का कुछ यूज नहीं है, अरे 12 का यूज है, 12 का यूज से ही तो ट्राइंगल गेस हुआ ना। देखो हमने सवाल को ट्रेडिशनली नहीं किया है, तो आपको लग रहा है कि 12 का यूज नहीं, 12 का यूज हमने किया है चेक करने के लिए। आपको याद है मैंने एक ट्राइंगल लिया था 5 12 13, और मैंने 5 12 13 वाले ट्राइंगल को, क्योंकि उसका टोटल 30 होता है, ध्यान से देखो, अगर इसका टोटल 30 होता है, मैंने पहले यहां से जब h निकालने की कोशिश करी थी तो वो 12 पंचे 60/13 आया था। अब मुझे पता है कि मैं पेरीमीटर को अगर 2 गुना कर लूंगा तो ये जो वैल्यू है ये मैच नहीं करेगी, क्योंकि ये भी 2 गुना हो जाएगी तो 120/13 बनेगा, और 120/13 बना तो मैच नहीं किया ना 12 से, तो इसलिए ये वाला ट्राइंगल नहीं है। क्योंकि ये भुजाएं क्या है ये जानना जरूरी है। अब आप ये जरूर करोगे आपने यहाँ 3 4 क्यों लिखा, ये वैल्यू तो आई है 12, 5 गुना करके 15 और 16 आई है। इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको स्क्वायर करके रेशियो निकालना है, तो जो 5 से तुम गुणा इसको कर भी दोगे, स्क्वायर करके जब रेशियो निकालने जाओगे तो वो तो सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर 3 4 लिख के छोड़ दिया। मैंने यहाँ पर आपका 15 और 16 नहीं लिखा बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है आपको। जब ट्रिपलेट जल्दी ना पता चला तो कुल मिला के आप करो कि सर अगर हमारी किस्मत खराब हो तो क्या होगा, ऐसे बोलो ना राइट। तो इस सवाल को करना पड़ेगा ट्रेडिशनली। ट्रेडिशनल करने का तरीका यह है कि P की जो वैल्यू है जो कि आपको 12 दिया हुआ है, ये आप लिखोगे A इंटू बी अपॉन √A² + B², ऐसा लिखोगे यस। फिर आप लिखोगे A + B + √A² + B² जो कि है पेरीमीटर, और ये वैल्यू आपकी बनेगी 60। तो मैथमेटिकली ये 2 इक्वेशंस हैं, और मैथमेटिकली इसमें 2 ही वेरिएबल हैं, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। हाँ वो बात अलग है कि काफी समय लगेगा, बहुत मुश्किल होगी, तब जाके हल होगा, क्योंकि ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। नॉर्मल दिख रहा है खाली, है नहीं। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ठीक है but this is not a normal equation, it's a very abnormal equation to solve, so there will be challenges but mathematically yes this is the way। but इस सवाल को करने का जो तरीका है सटीक वो यही है। ये ट्रिपलेट बेस्ड सवाल ही है जिसमें आपको ट्रिपलेट गेस करके ही आंसर मिलेगा ठीक से, वरना वो तरीका जो है ना, ये कुछ सवाल ऐसे बने ही नहीं होते हैं तो आप ट्रेडिशनली करो भी, बिकॉज उतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा। हाँ जी राइट। क्या ऑप्शन नहीं हो सकता कि एरिया साइड रेशियो के स्क्वायर के इक्वल है, और स्क्वायर डी ऑप्शन में ही है? कि भी ये थोड़ा जजमेंट, अर्ली जजमेंट है। एरिया स्क्वायर रेशियो में होगा, एक्चुअल में एरिया स्क्वायर रेशियो में यहां नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहां बेसिस स्क्वायर में आया है। पहली बात इस बात को समझो,
यहां बेसिस स्क्वायर रेशियो, बेस का रेशियो ही एक स्क्वायर वैल्यू थी, पहली बात। दूसरा, खैर ये बेस का रेशियो स्क्वायर रेशियो में इसलिए आता है क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाते हैं, और जब ये सिमिलर बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि इनका लेंथ रेशियो 3:4 में है, तो एरिया रेशियो 9:16 में होगा। कंसिडरिंग दैट पार्ट, यू आर पार्शियली राइट बिकॉज यू आर एज्यूमिंग विदाउट solving anything, you are assuming कि sides are integers. Understand this. आप ये मान के चल रहे हो कि हमारी जो भुजाएं हैं वो इंटीजर हैं। अब आप मुझसे कहोगे सर इसलिए माना है क्योंकि ये जो 60 है वो पेरीमीटर 60 है, तो इंटीजर ही होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको भुजाएं बता सकता हूं जिसमें रूट के टर्म आपके साइड में हो सकते हैं, लेकिन जब सब टोटल करोगे तो शायद कट जाए रूट वाले टर्म्स। भाई समथिंग -√3, समथिंग +√3 टाइप सोचो, कुछ ऐसा हो कि रूट कट जाए और इंटीजर में मुझे पेरीमीटर मिल जाए। तो मैं ये कह रहा हूं कि विदाउट फर्दर एनालिसिस अगर आप 16:9 लगा रहे हो तो देयर इज अ स्लाइट प्रोबेबिलिटी, वेरी स्लाइट प्रोबेबिलिटी दैट यू मे बी रॉन्ग। आपकी जो गट फीलिंग बोल रही हो गलत नहीं बोल रही है, कि अगर इंटीजर साइड होंगे जो आप मान के चल रहे हो, एज्यूम करके चल रहे हो, तो आंसर इंटीजर स्क्वायर में बनेगा। 16:9 इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। यस, ट्रू। बट यहां पर आपको ये भी समझना है, एक जो सेप्टिकल दिमाग होता है, कि ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारी भुजाएं इंटीजर में है। दैट मीन्स वी आर रिजेक्टिंग एनी पॉसिबिलिटी कि हमारी भुजाएं इंटीजर में नहीं होंगी। समझ में आया कि नहीं? तो वो थोड़ा सा एक रिस्क है, छोटा सा स्लाइट रिस्क है, कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, बट यस दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। सो वो मेरा सिर्फ एक बात कहना है आपसे कि आप ऑप्शन लगाओ, कॉन्फिडेंटली लगाओ। जैसे सवाल को एग्जाम में अगर आप देखते हो आपके पास टाइम कम है, डी लगा दो, क्योंकि आपके गलत होने की संभावना बहुत कम है, ये आपको भी पता है। क्योंकि ऐसा अगर सवाल है कि ये 60 है तो मोस्ट लाइकली ये 3 और 4 ही होगा, या मतलब इंटीजर ही होगा, कहने का मतलब मोस्ट लाइकली। बट ये मोस्ट लाइकली शब्द बहुत जरूरी है, ताकि आपको बताओ कि यार 99.9% श्योर है कि मैं सही हूं, एंड दैट्स गुड एक्यूरेसी। 99.9% इज नॉट ए बैड थिंग टू डू। फॉर एग्जांपल समबडी सेज कि यार एक बेट लगा दो, 99.9% चांस है कि तुम जीत जाओगे। You should go for the bet, but you know that there is a 0.1% chance that I may lose. So there lose वाली possibility जरूर है, ये पता होना आवश्यक है। ऐसा ना हो कि कभी झटका लग जाए, ऐसी गलती हो जाए। तो मैं आपको लिमिट नहीं कर रहा हूं ऑप्शंस यूज करने से, क्योंकि कुछ लोग मुझे ये शिकायत करते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कभी कभी कि सर आपसे पढ़ने के पहले हम आंसर को तो फट से बिना ज्यादा सोचे लगा लेते थे, लेकिन अब डाउट क्रिएट हो गया। इट्स अ गुड डाउट, इट्स अ गुड डाउट, बिकॉज आपको शुरू में क्या लगता था, जैसे लोगों को नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मिलियनियर बन जाएंगे 6 महीने में। ऐसा ही होता है ना। कोई भी आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको एग्जाम्पल भी ना दे दे। वो कहेगा, वो सामने जो हमारे घर के वो रहता था, वो इस बार शेयर मार्केट में खूब पैसा बनाया है, गाड़ी खरीद ली, और ये यू नो किस्मत थी। ज्यादा लोग डूबते ही हैं शेयर मार्केट में। 96% ऑफिशियल डेटा है ये, 96% ऑफ इन्वेस्टर्स लूज देयर मनी इन द शेयर मार्केट, ओनली 4% मेक मनी, एंड आउट ऑफ दैट 4% इनका एवरेज जो रिटर्न है वो कोई बहुत खतरनाक नहीं है कि सब ने पैसा एक साल में दुगना कर लिया। जो एवरेज रिटर्न है वो नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है। आई थिंक समवेयर अराउंड कुछ लिखा था कि 5 से 15% का एवरेज रिटर्न है। हाँ, उसमें कुछ एक्सेप्शनल लोग होंगे जिनको शायद रिटर्न बहुत मिल जाता है, किस्मत के धनी लोग। यू नीड टू नो द रिस्क एंड देन यू टेक गुड चांस, कोई दिक्कत नहीं। सुशांत जी कह रहे हैं कि आप खान सर को जानते हो, फिर आप मुझे ही ठीक से नहीं जानते हो। हाँ जी, अरे 2020 में खान सर आए थे दिल्ली, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन। दैट उस टाइम पे मेरी खान सर से बात नहीं हुई थी कभी, एंड आई वाज विलिंग टू मीट हिम, एंड आई वाज इवन सो सरप्राइज्ड दैट ही कॉल्ड मी कि मैं दिल्ली आया हूं और मिलते हैं सर। मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि ही इज सो हम्बल पर्सन। एंड देन वो गुड़गांव आए हमारे ऑफिस में, हम मिले, बैठे, एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट टीचर। सो यस, हाँ जानता हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं और बहुत ही हम्बल हैं। तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग एजुकेशन फील्ड में हैं, और सो नाइस। ठीक है,
ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो सवाल मेरा बात समझना है। तो बच्चों देखो एक चीज सोचना, मैं ऑप्शन देखो मैं बहुत ही मुझे लगता है मैथ्स में जब आप इस तरह के डाउट्स क्रिएट करता हूं आपके मन में, तो आप स्लो नहीं बनोगे इससे, बल्कि आप समझदार बनोगे। समझ में आएगा नहीं? तो डोंट थिंक कि यार अगर ये चीज हमें पता ही नहीं होती तो शायद मैं आंसर तुरंत लगा देता, और चूंकि मुझे पता है कि यार हो सकता है कहीं गलत ना हो जाऊं तो मैं शायद नहीं लगाऊंगा उत्तर। ऐसा नहीं है। विद द एक्सपीरियंस यू विल ऑल्सो नो कि यार द लाइकलीहुड ऑफ दिस डी बीइंग करेक्ट इज 99.9%, बिकॉज जिस तरह का डेटा है उस हिसाब से इंटीजर ही होना चाहिए। तो यू कैन मार्क डी ऑप्शन विद कॉन्फिडेंस इफ यू हैव लेसर टाइम। बट अगर ये गलत हो जाएगा तुमसे किसी दिन, तो तुम रोगे भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि 99% वाला ही केस था। देयर इज अ स्लाइट चांस कि कुछ ऐसा डेटा कभी गलती से बन जाए एंड यू गो रॉन्ग। ठीक है? यस और नो? तो मैं मना नहीं कर रहा हूं कि फ्लाइट है, फ्लाइट ऐसा तो नहीं है कि तुम फ्लाइट के बारे में सुनते हो कि हर साल कुछ ना कुछ खबरें आती ना कि फ्लाइट क्रैश हो गई। सुनते हो कि नहीं सुनते हो? यस। इसका क्या मतलब है? फ्लाइट में बैठना छोड़ दोगे? बैठते हैं लोग, हम भी बैठते हैं, कॉन्फिडेंस से बैठते हैं। तो जब कोई फ्लाइट उड़ती है ना, तो उसके लैंड करने की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती है। इट्स नेवर 100%, बट द क्रैश रेट इज वेरी लो, 1 in a million. So the probability of your plane crashing is very very low. अब तुम्हारा किस्मत ही खराब हो तो क्रैश हो जाए, बात अलग है। अदरवाइज इट्स वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा प्लेन क्रैश करेगा। बट ऐसा नहीं कि वो प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो सेम थिंग अप्लाइज हियर। यू विल नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस। जैसे आप अपना फ्लाई करने का कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर देते हो बिकॉज समवेयर एक क्रैश की न्यूज आ गई तो आप प्लेन से उड़ोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने ये बात बोल दी है कि इसमें कुछ बातें और ख्याल रखना जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डी ऑप्शन नहीं लगाएंगे। यस, बट नाउ यू नो द हिडन रिस्क ऑल्सो, और रिस्क अब हिडन नहीं है। ठीक है? तो जैसे आप फ्लाइट में बैठोगे तो वो आते हैं, वो बताते भी हैं कि मास्क मतलब इमरजेंसी केस में ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह सेफ्टी टिप्स बताते हैं। तो वो जरूरी है चीजें भाई। और रिस्क कहाँ नहीं है, बस आपको कई बार पता नहीं होता है। रोड पे जब आप जाते हो तो वो ज्यादा रिस्की है। मोर पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट एवरी ईयर देन बाय any other means. What is the side of equal triangle shaped park which cost as much to pave it rupees 100 per square meter as it would cost to fence the three sides at rupees 50 a meter? नहीं, 150 रुपया नहीं, नॉट 150, 150 इंटू ए। अगर मैं भुजा को ए मान लूं तो आप कहोगे कॉस्ट लगेगा 150 इंटू ए, और इसको अगर एरिया में हम 100 का यूज करेंगे, 100 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो ये कॉस्ट लेगा, दोनों कह रहा है बराबर है। सो अगर दोनों बराबर है तो ए से ए कट जाएगा, और अगर आप यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 600/100 यानी 6√3। यही तो आ रहा है, सही लिखा है मैंने। अगर मैंने साइड को ए मान लिया और 50 रुपए प्रति मीटर फेंस करने की कॉस्ट है, तो 150 ए कॉस्ट आ गई उधर, और इधर एरिया को अगर आप पेव कर रहे हो तो इतनी वैल्यू आ गई। अच्छा, ये √3 नीचे आएगा, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, 6/√3 आएगा, तो ये 2√3 बन गया, 2√3, और 2√3 की वैल्यू आपकी बी है, 1.732 इंटू 2, आंसर हो गया आपका बी। भुजा की वैल्यू ए 3.464 आ गई। ठीक है? क्लियर है? हाँ जी। 44वां सवाल, एक ट्राइंगल जो राइट एंगल्ड है सी पर, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB cuts the line AB at point D, then find the coordinate of point D. So ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इसमें इस्तेमाल है। ये सवाल मेंसुरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, किंतु अब यहां है तो कर लेंगे। ठीक है? कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि यहां पर राइट एंगल है सी पर, ये 0,4 है, और ये 3,0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? ये 0,0 है फिर, इसलिए क्योंकि अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है ऐसे लाइक दिस,
ये अगर 0,4 है और आपने ऐसे लाइन खींची है, ये 90 डिग्री बनाना है, तो ये डेफिनेटली वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो ये 0,0 बनेगा। अब ACB का हम बाइसेक्टर ले रहे हैं ऐसे, और ये हम कह रहे हैं कि AB को, ये A है, AB है, किस पॉइंट पे काट रहे हैं? D पॉइंट पे काट रहा है। Then find the coordinate of point D, तो पॉइंट D का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हो ना, ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, इसको 3:4 में काट देगी, बांट देगी, 3:4 बनेगा ये। यस यस और नो? तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। सेक्शन फॉर्मूला याद है आपको? सेक्शन फॉर्मूला जो है वो ये कहता है कि भाई अगर मेरे पास ये 0,4 है और ये 3,0 है, और मुझे आपने एक पॉइंट दे दिया और यहां पर मुझे बोल दिया कि ये 4:3 है, तो सेक्शन फॉर्मूला से मैं इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं। तो डी का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देख लो। ये बनेगा 4×3=12 mx2, और ये nx1 तो 0 बन जाएगा, बटे 7 बनेगा, और यहाँ क्या आएगा, 4 शून्यम शून्य, 3 चौके 12 आ जाएगा, ये भी 12/7 आ जाएगा, नीचे m+n आ जाता है, तो 12/7, 12/7 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, उस रेशियो में इसको बांट दिया, तो 12/7, 12/7 आपकी वैल्यू आ गई। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस वन। तो ठीक है, यहाँ एरिया है, एरिया का मतलब मेंसुरेशन, भले ये कोऑर्डिनेट का हो तो कहेंगे चलो ठीक है लगाते हैं इसको। कैसे करोगे सवाल को, आपको इसका तरीका पता है? खैर इसको बना भी सकते हैं हम लोग। A, A+2, A, let me plot it. A, A+2, A, and then I have A+1, A+1. देखो ये है आपका वर्टेक्स A, A, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिक्स है A। y कोऑर्डिनेट जब भी फिक्स है तो मतलब लाइन x एक्सिस के पैरेलल गई है। और अगर आप बहुत ध्यान से यहाँ देखें गौर से, तो ये जो पॉइंट मुझे मिलने वाला है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, अगर तो मैं कहूंगा ये है A+1 x कोऑर्डिनेट बनेगा, और y कोऑर्डिनेट अभी भी A ही रहेगा। फिर इसमें हम एक यूनिट ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी A+1, A+1। तो ये जो पूरी कहानी आपको यहाँ दिख रही है ना, ये कहानी है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जिसका अल्टीट्यूड 1 है, और इसका जो बेस है ना, ये बेस, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। A से A+2 गए तो 2 का बेस है, इसका एरिया बनेगा ½ × 2 × 1, which is equal to 1। आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी एरिया निकाल के देखना, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद है? ½ × x1 × y2 - y3 + x2 × y3 माइनस, राइट, याद है ना, y3 - y1 + x3 × वाला फॉर्मूला। यू विल गेट द सेम आंसर। बट अगर आप इसको प्लॉट करोगे, कोऑर्डिनेट आपको मैंने पढ़ा ही दिया है, तो कोऑर्डिनेट से आपको प्लॉटिंग आ गई है। इफ यू कैन प्लॉट दिस, तो आपके लिए सवाल बहुत सरल हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है उसके बाद कि बेस 2 है, हाइट 1 है, ½ × 2 × 1 है। एक की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, आपका उत्तर नहीं बदलने वाला है, सेम रहेगा, आंसर आएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन given that all 3 circular arcs are of equal radii r and ABC are the centers of C1, C2, C3। ठीक है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं ना कि फिर ये आर है, इसका रेडियस अगर आर है तो ये भी आर होगा, सभी आर ही होगा। डायग्राम एसिमेट्रिक लग रहा है, बट सब कुछ सिमेट्रिक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ फिर तो, जिसका साइड 2r है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बनेगा √3/4 × 4r², क्योंकि 2r भुजा हो गई, माइनस, देखो ये 60 डिग्री का कोण है। अब 60 डिग्री के अगर मेरे पास 3 सेक्टर्स हैं सेम रेडियस के,
दिस इज इक्विवेलेंट टू ए सेमी सर्कल। 60-60 डिग्री के 3 सेक्टर लोगे 180 डिग्री बनेगा, तो इसका मतलब हो गया आर रेडियस का मेरे पास एक सेमी सर्कल है, इनका टोटल एरिया जो है वही बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये एक सेमी सर्कल का एरिया हुआ जो इन तीनों सेक्टर्स को मिलाने से बनेगा। अब आपका आंसर यहां से आ जाएगा, 4 से 4 काट दो, आर स्क्वायर बाई 2 अगर आप बाहर ले लो, जैसा कि ऑप्शन में है कि आर स्क्वायर बाई 2 बाहर ले लिया, तो आपका मिलेगा आर स्क्वायर बाई 2 बाहर लिया तो यहां मिलेगा -1, और -1 की जगह पाई लिखो, और आर स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ये 2√3 बनेगा। दिस वैल्यू इज 2√3 माइनस पाई, ये ऑप्शन 2√3 minus pi into r square by 2. Is it clear to everyone or not? Yes. हाँ जी, तो ये आंसर होगा। 47वां सवाल, AEFD का एरिया बता दो। आपको BEF का एरिया दिया है 10, BFC का एरिया दिया है 20, FCD का एरिया आपको दिया हुआ है, FCD का एरिया दिया है 8। चलो ट्राई करो, मास कॉन ज्योमेट्री से एरिया निकलेगा ये। इट्स अ गुड क्वेश्चन, कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। सबसे पहले एक बात बताओ, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहां पर कहानी। BF का रेशियो अगर मैं FD से लिखूं, आप जरा एक त्रिभुज देखना CBD, इस त्रिभुज को इस लाइन ने 2 एरिया में डिवाइड किया है, 20 और 8। ये दोनों 20 और 8 का एरिया रेशियो BF और FD के रेशियो में होगा या नहीं होगा? यस, क्योंकि C एक कॉमन वर्टेक्स है। तो BF और FD का जो रेशियो होगा वो सेम एरिया रेशियो हो गया 20:8, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि ये वैल्यू 5:2 बनेगा? यस और नो? क्या यही बात मैं यहां भी बोल सकता हूं कि ये जो 10 और 20 का रेशियो है, इससे मुझे मिल जाएगा कि CF का रेशियो FE से, CF का रेशियो FE से कितना बनेगा? 2:1। तो CF का रेशियो लिखो FE से, वैल्यू आ गई 2:1। यहां तक पहुंचे। अब एक कार्य और करते हैं, अब मुझे जो x निकालना है उसकी तरफ थोड़ा आगे बढ़ा जाए यार। मैंने एक लाइन खींची है आपके सामने, और वो लाइन मैंने इसलिए खींची है सो दैट यहां से आप कुछ इन्फरेंस निकाल पाए जो मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो आपको साइड रेशियो अभी पता चल गए हैं, ये पता चले हुए साइड रेशियोज का अब मैं आगे कैसे इस्तेमाल करूं, दैट वी हैव टू सी। जैसे मैंने इस A को अगर F से ज्वाइन किया, ध्यान से देखिएगा, मैं इस एरिया को अगर बोल दूं, मान लिया कि ये P है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको P बोल देता हूं और इसको मैं Q बोल देता हूं, क्योंकि जो अननोन एरिया को मैंने 2 पार्ट में लाइन खींच के डिवाइड किया है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो जाएगी यहां से कि आपने जो लाइन खींची है AF, कैन यू टेल मी वन थिंग, दैट दिस होल एरिया BF और FD के रेशियो में डिवाइड हो रहा है? यस। तो 10 प्लस P का रेशियो अगर मैं Q से निकालूं, 10 प्लस P का रेशियो अगर मैं Q से निकालूंगा, तो यहां पर यही रेशियो मेंटेन होगा BF और FD का, जो कि वैल्यू 5/2 के बराबर होगी। आप कहोगे यस, कोई शंका नहीं है। समझ में आएगी नहीं? बिकॉज यहां पर इस ट्रायंगल में आप जरा गौर से देखिए क्या हो रहा है। यहां पर ये जो लाइन है ये इसको बेस रेशियो में डिवाइड करेगी BF FD के रेशियो में। तो एक पार्ट है 10 प्लस P, एक है Q। सेम कार्य आप दूसरी तरफ भी करिए, जैसे यहां करोगे, या आप ये वाला बेस यूज कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहां पर आपके जो 2 एरियाज बन रहे हैं वो बन रहे हैं P/Q+8, या फिर कह लूं P+Q+8/P, राइट? बनना है कि नहीं बनना है? तो P/Q+8 1:2 बनेगा, लिख लो। अगर आप ऐसा करेंगे तो P/Q+8 बनेगा और P करेस्पॉन्ड करेगा EF को, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 के बराबर हो जाएगी। अब आपके पास वेरिएबल कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएबल्स यू हैव? एनीबॉडी? कितने वेरिएबल हैं आपके पास?
दो ही वेरिएबल है, कितनी इक्वेशन है, दो ही इक्वेशन है। जरा सॉल्व करिए यहां से, पी और क्यू की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। तो आप यहां से निकालोगे तो आपको मिलेगा 20 + 2p, 20 + 2p = 5q। और यहां से आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको मिलेगा 2p = q + 8। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सीधा सब्ट्रैक्ट मार दें तो आपको मिलेगा 20 = 4q + 4q - 8। यहां से आपको q की वैल्यू पता है क्या मिल गई, कितनी मिल गई, q की वैल्यू मिल गई आपको 7, और q अगर 7 आ गया तो p 7.5 आ गया। टोटल आंसर कितना आया, p + q का जो वैल्यू x है 14.5। क्या समझ में आया या नहीं? कितने लोगों को ये सवाल ठीक लगा बताएं। राइट, थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ शायद हुई हो कि नहीं हुई, हुई होगी ना, होनी भी चाहिए। बट हमने इस्तेमाल सिर्फ एक चीज का किया है, ध्यान रखिएगा कि सेम अगर वर्टेक्स है और बेस अगर सेम लाइन पे है तो एरिया रेशियो बेस रेशियो में होता है। बस यही इस्तेमाल हमने किया, एक ही कॉन्सेप्ट को हमने इस्तेमाल किया है। बट कितनी बार किया, 4 बार किया, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। पहले किया हुआ है क्वेश्चन, उसका आंसर मेरे को याद है 238 आया था। बट उसका क्या फायदा, यहाँ पर मैथ्स में कई बार आंसर याद होने का कोई फायदा नहीं होता है। जैसे इतिहास में याद हो तो फायदा है, लगा दिया, यहाँ तब भी सॉल्व करना पड़ता है। हाँ, तरीका याद होने का फायदा होता है। तो इट्स लाइक ए पाथ दैट यू हैव ट्रेवल्ड बट यू हैव टू ट्रेवल अगेन, बट इट्स फैमिलियर एंड दैट्स द होल पर्पस, राइट। कि कोशिश करें कि जितने पाथ आपको दिखें एग्जाम में वो फैमिलियर हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। चल लेंगे फिर से, हाँ जी। इज इट क्लियर और नॉट? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है। चले आगे बढ़े। सवाल देखो 48वां। एबीसी त्रिभुज में AB 4 दिया है, AC 5 दिया हुआ है, BD 1 दिया हुआ है, DC 2 दिया हुआ है। AD की लंबाई बताओ क्या है। ज्योमेट्री, क्या नाम है इसका, स्टीवर्ट थ्योरम। क्या बोला स्टीवर्ट साहब ने, स्टीवर्ट साहब ने बोला कि दिस स्क्वायर इनटू दिस, यानी 16 × 2 प्लस 5 स्क्वायर × 1 यानी 25 × 1 बराबर क्या होता है। जो निकालना है AD उसको मान लेते हैं x है, तो हो गया x² प्लस BD × DC यानी 1 × 2 इंटू BD प्लस DC यानी 3। ठीक है, याद है फॉर्मूला कि नहीं है सब। 32 25 कितना हुआ, 57 57 बटे 3 इज इक्वल टू x² प्लस 2। x² की वैल्यू आ गई तुम्हारी 17, 19 - 2 17। अब 17 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 से हल्का सा बड़ा होगा, सी आंसर। 41 का स्क्वायर क्या होता है, 1681, ठीक 4.1। और आपको यही सोचना है कि 16 से थोड़ा सा बड़ा है तो सी होगा, और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इस सवाल में बिल्कुल भी नहीं है। सवाल, एक इक्वल ट्रायंगल एबीसी है, साइड 2√3 है, पी एक पॉइंट है जो इंटीरियर में है, एक्स वाई जेड जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी के फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन x + y + z आपको निकालना है किसके बराबर है। फॉर्मूला याद है इसका, x + y + z क्या होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर साइड्स का जो सम होता है ना, ये √3/2 × a होता है। एक 2/√3 से साइड निकलती है, हमें साइड नहीं निकालना है, साइड ही निकालना है, साइड दिया हुआ है भैया, x + y + z की वैल्यू चाहिए।
तो ये √3/2 इंटू 2√3 बनेगा, ये √3/2 इंटू ए के बराबर होता है, तो 2√3 से गुणा करोगे 3 आएगा ए। 50वां प्रश्न, एक त्रिभुज एबीसी है, साइड एबीसी है, सेमी सर्कल टचिंग द साइड्स ऑफ एसी एंड सीबी इज इंस्क्राइब्ड व्हिच डायमीटर लाइज ऑन एबी देन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उत्तर इसका तुरंत बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा परेशान करूंगा तुम लोगों को। कुछ ऐसा सवाल दिया हुआ है, ये है आपका ए बी, स्टैंडर्ड नोटेशन है ना, ए सी एंड सी बी, ए सी ए बी सी ऐसा लिख लो। ए के अपोजिट ए होगा, बी के अपोजिट बी होगा, सी के अपोजिट सी होगा। सेमी सर्कल टचिंग द साइड ए सी एंड सी बी is inscribed whose diameter lies on AB। आगे कुछ ऐसा हुआ है, ये सेमी सर्कल है, कह रहा है ऐसा इंस्क्राइब कर दिया इसके अंदर। तो आपको इस सेमी सर्कल का ना रेडियस बताना है क्या होगा, राइट? कोई ट्राई करेगा सवाल को? हिंट दूं एक छोटा सा, देखिए R बराबर डेल्टा अपॉन एस बोलने से क्या होगा, वो तो अगर पूरा सर्कल अंदर होता तब तो वो इन रेडियस होता है, तो सेमी सर्कल ऐसे जा रहा है टच करता हुआ, सो R बराबर डेल्टा अपॉन एस इज नॉट गोइंग टू वर्क हियर। पहली बात, इस बात को बड़ा गौर से सुन लें, समझ लें, ठीक? राइट? सो एक काम आप चाहो तो ये कर सकते हो, और वो ये है कि अगर आप इस सेमी सर्कल को सर्कल बनाएं, मतलब एक रेप्लिकेशन मार दूं उधर में ऐसे, देन आई विल गेट ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के भीतर एक टचिंग सर्कल होगा, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि इन सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल का है, दैट कैन बी सेड। बट उसका तो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं है। हाँ जी, तो जो करें a/2 होगा, साइड का हाफ होगा रेडियस। पहली बात तो साइड को जो आप a/2 फिट कर रहे हो ना, वो भी गलत है, इसलिए गलत है जो आप फिट कर रहे हो। कोई कोर प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहा है, जो मैं चाह रहा हूं पकड़ो, पकड़ ही नहीं रहे हो तुम लोग, और इसलिए आप a/2 बोल रहे हो। ये जो b और a यहां लिखा हुआ है ना, ये इसका डायामीटर AB के बराबर हो ही नहीं सकता है। इसका रीजन क्या है? अगर डायामीटर AB के बराबर हो गया तो B और A को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बनेंगी, और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कैन नॉट बी डिफरेंट। A और B इक्वल हो गए। सवाल ने ये नहीं बोला है कि AB डायामीटर है, सवाल सिर्फ ये बोल रहा है कि सेमी सर्कल का डायामीटर AB पर लाई करता है। तुम अगर एक बेड पे लेटे हो, यू आर लाइंग ऑन ए बेड, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा बेड के बराबर होना जरूरी है क्या? एक बहुत अच्छी कहानी है जो मतलब मिडिल ईस्टर्न कल्चर में है, इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टियन बेड। तो प्रोक्रेस्टियन नाम का एक व्यक्ति था, इसको प्रोक्रेस्टियन बेड क्यों बोला जाता था? तो कहा जाता है कि ये एक ऐसा बेड था जिसपे जो भी लेटता था ये उसको उसके बराबर कर देता था। पैर लंबी होती थी, पैर काट देता था, छोटा होता था खींच के लंबा कर देता था। प्रोक्रेस्टियन बेड बोलते थे उसको। खतरनाक आदमी था ना, बहुत खतरनाक, मतलब सोचो जिसका पैर लंबा उसका पैर ही काट देता था, खच।
उसका छोटा, इसका खींच खींच के लंबा, बाप रे बाप। कई बच्चों कहेंगे सर हमारी हाइट थोड़ी कम है, इंस्पेक्टर बनना है, चले जाएं क्या इस बेड पे लेट जाएं, खींच के बराबर कर देगा। तुम्हें पता नहीं ये बेड कितना बड़ा है, पता लगा तुम इस बेड के हिसाब से लंबे हो गए, पैर ही काट दिया। एनीवे, सो द डायग्राम इज नॉट लाइक दिस। फर्स्ट प्रॉब्लम, आप इतना जल्दी तुरंत ही a/2 मैंने यहाँ c लिखा हुआ है तब भी लोग लगे हुए हैं कि अरे, मतलब कहते हैं उत्तर में क्वेश्चन फिट कर लेते हो तुम लोग, a/2 द डायग्राम इज नॉट लाइक दिस, द डायग्राम इज सिंपली लाइक दिस। पहले डायग्राम करेक्ट करो। कितने लोगों को डायग्राम समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? ये है तुम्हारा डायग्राम, ये भुजा ए, ये भुजा बी, और ये भुजा हुई सी। ए बी पर डायामीटर है, ये बात बोली गई है, समझे कि नहीं? बी के अपोजिट बी है, ए के अपोजिट ए है, और सी के अपोजिट सी है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है एबीसी का, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर वो लिख दें कि ए बी तुम्हारा ए के बराबर है तभी मानना है। अगर नॉर्मल एबीसी का नोटेशन है तो ए के अपोजिट ए होता है, बी के अपोजिट बी होता है, सी के अपोजिट सी होता है, समझे कि नहीं? अब यहां कहीं इसका सेंटर होगा, इस सेंटर से ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी या नहीं होगी? यस। ये दोनों इसके रेडियस कहलाएंगे। हाँ जी, इतना तक तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि नहीं? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, अब आर की वैल्यू यहां से सॉल्व करनी है, राइट? बुद्धि का विकास करना है अगर आपको, तो इस सवाल मैं आपके लिए होमवर्क पे छोड़ूंगा, कल इसको हम सॉल्व करवाएंगे, डिराइव करवाएंगे, मजा आएगा आपको। तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप निकालोगे तो आपको याद भी रहेगा, मजा भी आएगा। अगर आप ऑप्शन से हिंट लें तो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, पहला तो काट दिया मैंने, तो होना नहीं है, भूल जाओ उसको। डेल्टा अपॉन एस भी नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा अपॉन एस इस त्रिभुज का इन रेडियस होता है, और आपको पता है इसका रेडियस का इन रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन इन दोनों में से कुछ है, या तो सी है या तो डी है। थोड़ा सोचो कि इसके आगे इस सवाल में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट वी गेट द आंसर, वी गेट द आंसर। तो इसको जरा कोशिश कर लेना। डायग्राम यही है, इसी डायग्राम से सॉल्व हो जाएगा आगे। तो अब बस आपको ये दिमाग लगाना है कि किस तरीके से मैं आर को रिलेट करूं ए बी सी से, ठीक है? हाउ डू आई रिलेट इट, क्या तरीका होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा अगर आप विचार करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। खैर, जब आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं तो यहां से जैसा केबी साहब कह रहे हैं कि डायमेंशन भी चेक किया जा सकता है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट, क्योंकि आपको निकालना है रेडियस। अब समझना, इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम यह है कि डेल्टा मीटर स्क्वायर में होगा और ए प्लस बी मीटर में होगा, तो ये आंसर मीटर में है, सी। डी ऑप्शन ऊपर मीटर क्यूब है, नीचे ए प्लस बी का यूनिट मीटर होगा, और आपने मल्टीप्लाई एस से किया है। एस का नॉर्मल नोटेशन सेमी पेरीमीटर का होता है, वो भी मीटर में होता है, तो नीचे मीटर स्क्वायर ऊपर मीटर क्यूब है, डिवाइड करने से मीटर आएगा। तो डायमेंशन भी सी और डी के सेम है, तो आप डायमेंशन से उत्तर नहीं लगा सकते, ठीक है? तो इसका अगर आपको उत्तर लगाना है तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, आप ऐसे उत्तर नहीं लगा सकते हैं डायमेंशन से। तो अच्छा इसको सोचिएगा, ये डायग्राम तो गलत है, पहले काट दो इसको। ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है। आपको फिगर आउट करना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कोशिश करना थोड़ा सा, आपको ज्योमेट्री की नॉलेज पूरी है तो उस ज्योमेट्री के नॉलेज को कब यूज करोगे, है ना? कर लो इसी सवाल में, कोशिश करो ट्राई कि हो जाए तुमसे, और नहीं होगा तो हम ही हैं। क्लियर? ओके,
हाँ जी, तो आप देखो नेक्स्ट क्लास आपकी ना होगी मंडे को, तो आपके पास टाइम है इस डाउट को सॉल्व करने के लिए। 2 दिन ट्राई करना, परेशान मत होना ज़्यादा, बहुत टाइम भी मत देना, मैं इसको आसानी से करवा दूंगा आपको अगर थोड़ा सा टाइम में ना हो। तो अगली क्लास आपको मिलेगी मेरी मंडे को, और मंडे को 6 PM पे हम मिलेंगे एट द सेम यूजुअल टाइम। और आई थिंक कितने सवाल हैं इसमें, 130 के आसपास होंगे ना, 133 सवाल हैं, 50 के आसपास हम पहुंच गए, 80 सवाल हैं, तो मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेस, ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपका ये 2D मेंसुरेशन भी हो जाएगा, मतलब लगा दो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 क्लास लग जाएंगे नेक्स्ट वीक, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी अगर धीरे धीरे भी चलेंगे तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में आपका मेंसुरेशन एक बार खत्म हो जाएगा। तो मंडे को आना शाम को 6 बजे करेंगे। हाँ जी, क्या डाउट है हमें, एक मिनट देखता हूँ, सवाल है, कौन सा सवाल था ये? थ्री डी में क्वेश्चन 108 लगाया था, उसका आंसर आ गया। होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको 108 का? छोड़ दिया था आपके लिए होमवर्क? क्या था इसमें? ये सवाल तुमने, ये डायग्राम, ये जो दिया हुआ है, ये डायग्राम तो किसी सवाल में था। बट जिस सवाल में डायग्राम था उस सवाल से इसका कोई रिलेशन नहीं था, ऐसा ही कुछ था ना? एक 108 क्वेश्चन, चलो इसको चेक कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अच्छा इसका डायग्राम, नहीं ये जो डायग्राम था ना, ये जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम, राइट, ये डायग्राम किसी और क्वेश्चन में लिखा हुआ था शायद, ऐसा कुछ हुआ था ना? ऑलराइट, कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ना ये क्वेश्चन भी लेके आना पड़ेगा, एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या थी उसकी, देन हम इसको देख लेंगे, ठीक है। स्किप कर दिया था तो इसको देख लेंगे 108 नंबर, ठीक है, दोबारा देख लेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं मंडे को, थैंक यू सो मच।